अब सेक्शन 13 हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली सेक्शन 13 इज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस ऑफ सर्विसेज। यह क्या है? डिटर्मिनेशन है ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई in case of cross border transaction of services। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं ऑफ सर्विसेज, उसमें कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई की क्या होगी, डिटर्मिनेशन होगी, वो देखिए। यानी या तो यहां सर्विस रेसिपिएंट है, ये आउटसाइड इंडिया है, या जो सर्विस सप्लायर है ये क्या है, आउटसाइड इंडिया है। या तो सर्विस रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है या सर्विस सप्लायर आउटसाइड इंडिया है। तो कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन होगी, ये सेक्शन 13 के अंदर दे रखा है। तो बेसिकली सेक्शन 13(1) ये बता रहा है एप्लीकेबिलिटी। तो the provisions of this section shall apply to determine the place of supply of services, the location of the supplier, the location of the supplier of services, the location of supplier of service, and location of recipient of service, the location of recipient of service। या तो सप्लायर या रेसिपिएंट, या दोनों ही क्या हो सकते हैं, आउटसाइड इंडिया हो। अगर दोनों ही आउटसाइड इंडिया है और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में भी हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी वो सर्विसेज। क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अपन ने एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले आता है 13(2) जो कि जनरल रूल है या डिफॉल्ट रूल है या रेजिडुअरी रूल है। जनरल रूल है, डिफॉल्ट रूल है या रेजिडुअरी रूल है। तो ये जनरल रूल, डिफॉल्ट रूल या रेजिडुअरी रूल ये बोल रहा है कि जो सर्विसेज 13(2) से लेके 13(3) से लेके 13(13) के अंदर नहीं है कवर्ड, उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगी। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगी, ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस तो रेसिपिएंट यहाँ पे है, टैक्सेबल हो जाएगी। एक तरह से क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। और वैसे टैक्सेबल कैसे हो गई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्सेबल हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में सर्विस सप्लायर यहाँ पे है, सर्विस विदेश में जारी है, पैसा अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई विदेश में है, तो ये टैक्स नहीं लगता है उस पे। एक्सपोर्ट पे आप बिन अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट करते हो सर्विसेज का विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। ठीक है। अगर यहाँ पे लोकेशन ऑफ recipient of service is not available in ordinary course of business, location of recipient of service is not available in ordinary course of business, तो उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। अब आती है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। 13(3) के अंदर परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है, पहले गुड्स पे है। 13(3)(a) में गुड्स पे है। गुड्स जो कि क्या है, सर्विस रेसिपिएंट ने अवेलेबल कराया है किसको, सर्विस सप्लायर को, जिस पे क्या है, सर्विसेज क्या है, परफॉर्म की जाएगी, सर्विसेज परफॉर्म की जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, जहाँ ये सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है, जैसे सपोज कीजिए कोई मिस्टर एक्स है न्यूयॉर्क का, वो विजिट करने के लिए आया पिंक सिटी में। उसका जो सोनी कैमरा था उसके अंदर क्या हो गई, कोई डिफेक्ट आ गया। इसने क्या है, यहाँ पे एक सोनी का शोरूम था जयपुर में, उसमें इस कैमरा को दिखाया और ठीक करवाया। तो परफॉर्मेंस कहाँ हो गई, ये हो गई यहाँ पे, कहाँ पे, जयपुर के अंदर हो गई। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड
physically available, which are required to be made physically available, ठीक है, by the recipient of service, किसके द्वारा, recipient of service, to the supplier of services, किसको, to the supplier of services, or to person acting on behalf of the supplier of services, or to person acting on behalf of supplier of services in order to provide the service, in order to provide the service. तो place of supply of services क्या हो जाएगी, place of supply of services हो जाएगी location where services are say actually performed. place of supply क्या हो जाएगी, location where the services are say actually performed. कई बार यही बैठ के आईपी एड्रेस लेके रिमोट एक्सेस से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है. तो वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन, वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, उस केस के अंदर हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई location where the goods are situated, location where the goods are situated, where the goods are situated at a time of supply of service, location where the goods are situated at a time of say supply of service. इसी हिसाब से अगर कोई गुड्स इंडिया में टेम्पररी इंपोर्ट किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन वाली चीज आती है एग्जाम में. यदि गुड्स क्या है, टेम्पररी इंपोर्ट किए गए, गुड्स टेम्परली इंपोर्ट किए गए, रिपेयर्स वगैरह कराने के लिए, और फिर इसका क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे, फिर इसका क्या कर दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे, विदाउट बीइंग पुट टू यूज, विदाउट बीइंग पुट टू यूज. तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी एज पर 12(2), सॉरी एज पर 13(2) के हिसाब से इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगी, यानी 13(3) के हिसाब से नहीं होगी, 13(2) के हिसाब से होगी. यहाँ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई. यहाँ क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन गई प्लेस ऑफ सप्लाई. तो सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर टेम्परली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, which are temporarily imported into India for repairs or any other treatment or process. Temporarily import किए गए हैं for repairs or any other treatment or process, and are exported after such repairs, and are exported after such repairs or treatment or process without being put to any use in India other than which are required for such treatment or repair. तो ये जो place of supply है, इसकी 13(3)(a) के अनुसार नहीं डिटरमाइन होके 13(2) के हिसाब से निकाली जाएगी. अब आती है इंडिविजुअल की, जहां फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, जैसे हेल्थ सर्विसेज हो गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया, क्लासरूम कोचिंग हो गई, या इंडिविजुअल की फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विस, जहां इंडिविजुअल की फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म. तो ये 13(3)(b) में आ गया. तो देखिए, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल, services supplied to an individual represented either as recipient of service, represented either as recipient of service, or person acting on behalf of recipient, which requires physical presence of the recipient of service, which requires physical presence of the recipient or person acting on his behalf with the supplier for supply of service. ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर से एक्चुअली परफॉर्म. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन वेयर सर्विसेज आर से एक्चुअली परफॉर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में. इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में सर्विसेज दी जा रही है 13(4) में डायरेक्टली. तो यहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्लेस हो जाएगी वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी
is located या intended to be located. और अगर ये एक से ज्यादा स्टेट में है तो वो हो जाएगी ईच सच स्टेट में। ये आगे पढ़ोगे आप 13(7) के अंदर, ठीक है। तो देखिए, और 13(6) में तो services supplied directly in relation to immovable property, including services supplied in this regard by expert and estate agents. Real estate experts हैं, real estate agents हैं. Supply of accommodation by hotel, inn, guest house, club or campsite by whatever name called. Grants of right to use immovable property. Grant of rights to use immovable property. Services for carrying out any coordination या construction work, including that of architects या interior decorator, including that of architects या से interior decorator. इसमें place of supply क्या हो जाएगी? Place where the say immovable property is located या intended to be located. उसके बाद 13(6) क्या बोलता है कि अगर ये more than one location है, including location in taxable territory. जैसे होटल की जो चेन है वो बना रहे हो आप, जो कि आपके एक तो मुंबई में बनेगा, एक बनेगा आपके दिल्ली में, एक बनेगा आपके हांगकांग में। तो अब इस केस के अंदर ये जो हांगकांग वाला भी है, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान ली जाएगी? टैक्सेबल टेरिटरी में मान ली जाएगी, ठीक है, ये बोल रहा है। और फिर मोर देन वन लोकेशन, तो इसमें इन्हीं स्टेट्स के अंदर इसको प्रपोर्शन करना पड़ेगा। नियम जो अपन ने एरिया वारिया के पढ़े थे वो यहां भी अप्लाई होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? 13(5). 13(5) दोनों के रिलेशन में बात कर रहा है, एडमिशन के रिलेशन में भी बात कर रहा है। एडमिशन टू इवेंट्स, एक तो एडमिशन टू इवेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, और एंसिलरी सर्विसेज के बारे में बोल रहा है। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? वेयर द इवेंट इज से एक्चुअली हेल्ड, ठीक है। तो देखिए, सर्विसेज सप्लाइड by way of admission to, services supplied by way of admission to या organization of cultural, artistic, sporting, scientific और educational या entertainment event। एडमिशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल या एंटरटेनमेंट इवेंट या सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन और सिमिलर इवेंट्स, और उसके एंसिलरी जो सर्विसेज हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। फिर यहाँ 13(3) की सर्विसेज हो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, 13(4) की हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 13(5) की हो इवेंट से रिलेटेड। यदि ये सप्लाई की जाती है एट मोर देन वन लोकेशन, इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, इंक्लूडिंग लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगी। इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी। जैसे अगर ये होटल खोल रहे थे और इसके लिए कंसोलिडेटेड सम 25 करोड़ रुपए चार्ज किया गया है, ठीक है, 35% सर्विसेज यहाँ है, 15% यहाँ है और 50% विदेश में है। तो अब इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? ये जो 50% है ये भी यहाँ लोकेटेड हुई भी मान ली जाएगी। तो जो वैल्यू है एक तरह से, अब ये 25 करोड़ को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसमें? 35%, 35:15 के रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसी हिसाब से ये कह रहे हैं कि वेयर एनी सर्विसेज रेफर्ड टू इन 13(3), 13(4) या 13(5) दे आर सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, दे आर सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, ठीक है। तो उसमें मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी,
मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी हो जाएगी। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई स्पेसिफिक टू ईच सच स्टेट या यूनियन टेरिटरी शैल बी डिटरमाइंड in proportion to value of services separately collected or determined in terms of the contract and in absence in accordance with the rules। उसके लिए जो पहले वाले नियम थे इमोवल प्रॉपर्टी के वो लग जाएंगे। इसके लिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से था। इसमें जो पहले अपन ने रूल पढ़ा था 4, उसके हिसाब से क्या है ये डिटर्मिनेशन हो जाएगी। और परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए अलग से दे रखा है। तो देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए क्या दे रखा है इन्होंने, जो सर्विसेज विच आर सप्लाइड ऑन सेम गुड्स, परफॉर्मेंस सेम गुड्स पे हो रहा है बाय इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विस इन ईच ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विस इज परफॉर्म। ठीक है, सेम गुड्स पे। तो अगर सपोज कीजिए मशीन एक्स है, ये ड्रेजिंग मशीन है, इसकी टेक्निकल टेस्टिंग करनी है जो कि स्टेट ए में भी की गई है, स्टेट बी में भी की गई है। ठीक है, इस मशीन की। तो अब ये जो टेस्टिंग और एनालिसिस कर रहे हैं दोनों, मशीन तो एक ही है, तो ये इसके लिए 10 लाख रुपए चार्ज किए गए। तो इसको आपको 5 लाख रुपए स्टेट ए में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए स्टेट बी में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये उदाहरण दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया उदाहरण, एक कंपनी है, कंपनी सी, ये लोकेटेड है कोलकाता में, इज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ टेस्टिंग ऑफ ड्रेजिंग मशीन एंड टेस्टिंग सर्विस ऑन द मशीन इज कैरिड इन आउट इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। टेस्टिंग सर्विस कहाँ कैरी आउट हो रही है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में हो रही है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश एंड द वैल्यू ऑफ सर्विस इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश विल बी असरटेन बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द सर्विस इक्वली बिटवीन द स्टेट। ठीक है, सेम गुड्स पे। और अगर डिफरेंट गुड्स है तो फिर क्या हो जाएगा, जो इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स है उसके हिसाब से क्या है वैल्यू का पोर्शन करना पड़ेगा। तो सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स, सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स, by taking the ratio of invoice value of goods in each such state या union territory on which the service is performed as the ratio of the value of the service performed in each such state या union territory। जैसे कंपनी सी है, वो दिल्ली में लोकेटेड है, वो 2 कार्स को सर्विस कर रही है, वो 2 कार्स को सर्विस कर रही है बिलोंगिंग टू मिस्टर एक्स। एक कार मैन्युफैक्चरर जे की है, उसकी दिल्ली में वर्कशॉप में सर्विस होगी, दूसरी कार मैन्युफैक्चरर ए की है जिसकी गुड़गांव वर्कशॉप में सर्विस होगी। और फिर इसका टोटल अगर कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज किया जा रहा है तो इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से डिटरमाइन कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल्स को जो सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, सर्विसेज सप्लाई टू इंडिविजुअल्स बाय अप्लाइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बाय अप्लाइंग क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब मेकअप आर्टिस्ट मिस्टर एम, जो मेकअप आर्टिस्ट है मिस्टर एम, इसके एक्टर ए का मेकअप करेगा मुंबई में और गोवा में। ठीक है, तो यहाँ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से करा जाएगा। फिर रूल 4 के हिसाब से इमोवल प्रॉपर्टी है और रूल 5 के हिसाब से आपके इवेंट्स का है। फिर नेक्स्ट आती है स्पेसिफाइड सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाएगी। स्पेसिफाइड सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। स्पेसिफाइड सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। तो जो बैंकिंग कंपनी, पहली स्पेसिफाइड सर्विस क्या है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, जो अकाउंट होल्डर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन ऑर्डिनरी कोर्स
ऑफ बिजनेस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाएगी। सो सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स। इसमें अकाउंट का मतलब क्या है? एनआरई अकाउंट भी शामिल हो गया, एनआरओ अकाउंट भी शामिल हो गया, और नॉर्मल जो अकाउंट्स है ही हैं वो तो हो ही है। अकाउंट मीन्स एन अकाउंट बियरिंग इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर एंड इंक्लूड से एनआरओ अकाउंट एंड एनआरई अकाउंट। एक तो ये हो गया। एनबीएफसीज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए विच इज अ कंपनी, या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गए विच इज अ कंपनी एंड विच हैज अ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग of deposits under any scheme and arrangement or in any other manner or lending in any manner. Such other institutions या class of institutions as the RBI may with the previous approval of the central government and by notification the official specify. एक होता है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी हो गए क्या? ब्रोकर्स या एजेंट्स हो गए। ब्रोकर्स और एजेंट्स हो गए। तो इंटरमीडियरी बेसिकली कौन हो गए? ब्रोकर्स और एजेंट्स हो गए। तो जहाँ तक हम ब्रोकर्स और एजेंट्स की बात करते हैं, इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। तो इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर या एजेंट जो दो व्यक्तियों का मिलन करा रहे हैं, ठीक है, वो इंटरमीडियरी है। तो इंटरमीडियरी बेसिकली मीन्स अ ब्रोकर या एजेंट या अदर पर्सन जो क्या कर रहा है? दो व्यक्ति जो हैं या दो गुड्स जो हैं, जो सर्विसेज सप्लाई, सर्विस सप्लायर, सर्विस रेसिपिएंट, ऐसे, ठीक है, जैसे ट्रैवल एजेंट हो गए, टूर ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, कमीशन एजेंट्स हो गए, आपस में मिलन करा रहे हैं, ठीक है। एक माल बेच रहा है, एक माल खरीद रहा है, उसका मिलन करा रहा है, वो कौन है? इंटरमीडियरी है। पर इसमें कौन शामिल नहीं है? बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन। इसमें कौन शामिल नहीं है? बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई सच गुड्स और सर्विसेज और सिक्योरिटीज ऑन हिज ओन अकाउंट। तो इंटरमीडियरी बेसिकली मीन्स अ ब्रोकर, एजेंट या एनी अदर पर्सन by whatever name called who arranges या facilitates the supply of goods या services या securities, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स भी आ गए इसमें, ये भी इंटरमीडियरी है। आपके अलग जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी क्या है? इंटरमीडियरीज। तो ये इंटरमीडियरी है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तो हो गया एयरक्राफ्ट या वेसल। एयरक्राफ्ट और वेसल, इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो तो एज पर 13(2) ही लिख लेगी। इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही होगी, ठीक है। जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इंक्लूडिंग यार्ड, इंक्लूडिंग यार्ड, ये हायर के दिए गए हैं। हायर क्या है? अप टू पीरियड ऑफ 1 month, तब तो 13(8) के हिसाब से लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस हो जाएगी। और मोर देन 1 month है अदर केस में, ये हो जाएगी क्या? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी, क्योंकि आप तो जिसको किराए पे दे रहे हो गाड़ी, उसका तो नाम पता तो रखोगे ही ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए, सर्विसेज ऑफ हायरिंग कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यार्ड बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू पीरियड ऑफ 1 month ही कवर कर रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है, यानी जो यार्ड है वो आ रही है यहाँ पे। 1 महीने के लिए आपने कोई भी गाड़ी किराए पे दी, ठीक है, तो उसके इसके अंदर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ ये सर्विसेज है वो क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और एयरक्राफ्ट एंड वेसल में, एयरक्राफ्ट और वेसल के अंदर क्या है? यहाँ पे जो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है
बेसिकली क्या होगी, एयरक्राफ्ट और वेसल के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है 13(2) के अनुसार डिटरमाइन होगी, चाहे 1 महीने के लिए हो, 1 महीने से ज़्यादा हो, कम हो, इससे कोई मतलब नहीं। फिर है सर्विसेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, या अदर देन दिख दिया, अदर देन मेल और कोरियर, मेल और कोरियर 13(2) से निकलेगा। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगी, यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगी। फिर आती है हमारे पास पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में यह सीधी सी बात है, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी। सपोज कीजिए लंदन से किसी व्यक्ति ने मुंबई आया, मुंबई से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस लंदन जाएगा, और ये सिंगल टिकट इशूड या मोर देन 1 टिकट इज इशूड, तो कंटिन्यूस जर्नी के एम्बिट में आ रहा है। मोर देन 1 टिकट इज इशूड बाय सिंगल सर्विस सप्लायर या एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन 1 सर्विस सप्लायर एट अ टाइम। ये लंदन पे चढ़ा तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यूस जर्नी की बात कर रहे हैं, जो अपना मीनिंग आप 12 के अंदर जो देख चुके हो, 12(9) में ये मीनिंग आप ऑलरेडी देख चुके हो कंटिन्यूस जर्नी का। उसके अलावा यदि सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, तो यहाँ वो भी वहाँ भी यही था, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ कन्वेयंस हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस के अंदर क्या हो जाएगी, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ कन्वेयंस। यानी सपोज कीजिए कोई कन्वेयंस है, कोलकाता से गया मुंबई, और मुंबई से फिर जाएगा लंदन, तो आपने मूवी ऑन डिमांड मांगी। सपोज करो मुंबई में था, आपने बोला हमको तो मूवी दिखाई है ऑन डिमांड, जिसके लिए उन्होंने अमाउंट चार्ज किया, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता रहेगी, भले इसे मूवी फिनिश हुई नहीं हुई, प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता हो जाएगी। फिर है OIDR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। OIDR सर्विसेज, OIDR सर्विसेज, ये इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाती है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो गई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, वो क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस होगी। या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगी। अब देखिए आगे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन या नॉन टैक्सेशन, या डबल टैक्सेशन हो रहा है या हो सकता है नॉन टैक्सेशन हो रहा है, डबल टैक्सेशन हो रहा है या हो सकता है नॉन टैक्सेशन हो रहा है, या फॉर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का अधिकार है, दे कैन नोटिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, ये नोटिफाई कर सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज इन विच बेसिकली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, द इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इफेक्टिव यूज या एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस हो जाएगी। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस है, उनको अपन फटाफट देख लेते हैं, क्या क्लैरिफिकेशंस है। तो देखिए, ये है क्लैरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट ऑफ ITC, ये है क्लैरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट ऑफ ITC, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजो टू 12(8). प्रोविजो टू 12(8) क्या होता है, या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाती है, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होती है। अगर गुड्स आर से एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, अगर गुड्स आर क्या एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगी। तो ये 12(8) की बात कर रहे हैं कि इन केस ऑफ से सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कोरियर, वेयर गुड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, where supplier and recipient of the said supply are located in India, what will be the place of supply of service। ये प्रोविजो में दे रहा है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी, कंसर्न फॉरेन डेस्टिनेशन हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे एक्स एक रजिस्टर्ड पर्सन है GST में, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ही वांट टू एक्सपोर्ट गुड्स टू पर्सन वाई लोकेटेड इन सिंगापुर। एक्स ने क्या किया, अवेल किए सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयर टू सिंगापुर फ्रॉम एयर कार्गो ऑपरेटर जेड। एयर कार्गो ऑपरेटर जेड रजिस्टर्ड है
बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो दोनों ही यहाँ पे हैं। सर्विस सप्लायर एयर कार्गो ऑपरेटर है जो कि वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, सर्विस रेसिपिएंट एक्स है जो कि रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में ही। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगी, और डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी, सिंगापुर हो जाएगी। डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी, सिंगापुर हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वेदर द सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ पे है। लोकेशन ऑफ सप्लायर इस केस के अंदर है, आपका सप्लायर है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है सिंगापुर में। तो ये क्या हो गई, एक तरह से इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। ये क्या हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। ये क्या हो गई, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। एंड सेम सप्लाई वुड बी चार्जेबल विद IGST। ठीक है, IGST उस पर लगेगा, IGST लग जाएगा। अब बात आती है कि इन केस ऑफ गिवन इन सीरियल नंबर 1 वेदर रेसिपिएंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वुड बी एलिजिबल टू अवेल ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनपुट सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो रेसिपिएंट क्या है, इज एंटाइटल्ड टू अवेल ITC कब, when he satisfies condition of section 16, जब वो 16 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, साथ साथ क्रेडिट इज नॉट ब्लॉक्ड एज पर सेक्शन 17। अब यहां तो ऐसा नहीं लिखा कि भाई ITC विल नॉट बी एडमिसिबल, कि आपकी अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो हम आपको ITC नहीं देंगे, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। हैंस यू विल बी व्हाट, एंटाइटल्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ITC provisions does not restrict, ITC provisions does not restrict availment of the ITC by recipient located in India by if the place of supply of the said service is outside India, if place of supply of said service is say outside India. Thus recipient of service on transportation of goods, thus recipient of service of transportation of goods shall be eligible to avail the input tax credit in respect of the IGST so charged by the supplier, subject to the fulfillment of the conditions of section 16 and 17. तो यहाँ पे X को क्या मिल जाएगा, ITC इस केस के अंदर मिल जाएगा। तो X को क्या मिल जाएगा, X would be eligible to take the input tax credit of the IGST in respect of the supply of services received by him from Z, subject to fulfillment of the conditions laid down in section 16 and 17. अब बात आती है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इंटरनेशनल कस्टमर्स। अभी तो अपन ने देखा अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी वो हो जाएगी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है, आउटसाइड इंडिया है। तो ये वैसे क्या है, अब ये जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस है, जो इसरो, जो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो प्रोवाइड करता है वो एग्जेम्प्ट रहता है फ्रॉम टैक्स। वो क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है फ्रॉम टैक्स। ठीक है, वो बात अलग है। तो ये कह रहा है कि भाई आप तो प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए, अगर कस्टमर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो 13(9) के हिसाब से क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 13(9) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ये बेसिकली क्या हो जाएगी, आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। ठीक है, this will constitute basically export of service, zero rated है in accordance with the provisions of section 16. कस्टमर्स अगर लोकेटेड है इन इंडिया में तो क्या हो जाएगी, अगर IGS जो रजिस्टर्ड है बेसिकली, इसमें भी बेसिकली क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गवर्न बाय 12(8) के अनुसार। पर यहाँ डेस्टिनेशन क्या भारत के बाहर जा रही है, डेस्टिनेशन क्या है, भारत के बाहर जा रही है। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी।
अब नेक्स्ट एक सर्कुलर आया था जिसमें सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग कर रहे थे। अब क्या था कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेवलप कर रहे थे हम, तो उसके लिए ये जो जिसके लिए हम काम कर रहे थे वो अपनी टेस्ट किट्स जो है वो भेज रहा था कि भाई आप टेस्टिंग भी कीजिए। तो अब बेसिकली क्या हो रहा था कि अब ये क्या वो ये बोल रहे हैं कि भाई इसकी जो सप्लाई है 13.3 के अनुसार निकाले कि 13.2 के अनुसार निकाले। तो बेसिकली अपना काम क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, टेस्टिंग तो उसकी इंसिडेंटल हो गई, तो जिसपे जो किट्स उन्होंने भेजी उसके हिसाब से। तो बेसिकली अपना काम है सॉफ्टवेयर डेवलप करना। तो उस केस के अंदर ये तो है नहीं कि भाई वी आर व्हाट से मेकिंग एनी सर्विस अवेलेबल ऑन द गुड्स ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। इसलिए इन्होंने बोला कि जो सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन है, सॉफ्टवेयर या डिजाइन बाय द सप्लायर लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू रेसिपिएंट लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय यूजिंग सैंपल प्रोटोटाइप हार्डवेयर या टेस्ट किट, ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है। टेस्टिंग जो है एंसिलरी सप्लाई है। प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी क्या होगी, 13.2 के अनुसार डिटरमाइन होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। फिर आती है बात हमारे पास कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज की। कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोर्ट्स, जो कार्गो हैंडलिंग है उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई होगी डिटरमाइन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13.2। उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगी, एज पर 13.2 होगी। और अगर कोई गुड्स टेम्परली इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में और फॉर कैरिंग आउट रिपेयर्स एक्सेट्रा, तो उसकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है 13.3 के अनुसार नहीं निकालेंगे, 13.2 के अनुसार निकालेंगे। तो इसमें बोला गया है कि इन केस ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ एक्टिविटी, cutting and polishing activity on unpolished diamonds which are temporarily imported into India, जो टेम्पररी इंपोर्ट किए गए एंड नॉट पुट टू यूज इन इंडिया, उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई 13.2 के अनुसार निकाली जाएगी। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी मोहित मिनरल्स के केस में। अपन ने देखा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चैप्टर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बोला था इंपोर्ट सी फ्रेट के केस में, जो इंपोर्ट सी फ्रेट है उसमें क्या है, इंपोर्टर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे करना होता है। अब देखो हो क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है। जैसे सपोज कि ये एक्सपोर्टर है यूएस का, उसने सर्विसेज अवेल करी, उसने सर्विसेज अवेल करी किसकी, से फॉरेन शिपिंग लाइन की, और उसने लंदन से ये माल भिजवा दिया, गुड्स भिजवा दिए मुंबई पोर्ट पे, ठीक है। तो अब मैं तो इंपोर्टर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं, गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं। और इन गुड्स में जब कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन हो रही है, इन गुड्स पे जब कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन हो रही है, तो मैं ऑलरेडी जो सी फ्रेट है इसको क्या है, गुड्स की वैल्यू में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये सी फ्रेट गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है और उस पर आईजीएसटी लगी रहा है ऑलरेडी अंडर सेक्शन 37। जब कस्टम्स आप पढ़ोगे तो जब गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो अलग से सी फ्रेट पे आईजीएसटी नहीं लगाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट एन इंडियन इंपोर्टर on CIF contract, an Indian importer cannot on reverse charge basis be subject to levy of IGST separately, cannot be on reverse charge basis be subject to levy on IGST separately on ocean component of ocean freight paid by foreign seller to foreign shipping line। ये इन्होंने बोल दिया। क्रक्स ये है CIF कॉन्ट्रैक्ट में RCM के तहत जो GST पे करने की बात थी इंपोर्टर को, सी फ्रेट पे वो जस्टिफाइड नहीं है। फिर हमने देखा था 13.13 के अंदर, 13.13 के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है सर्विसेज, जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, इफेक्टिव जहां एंजॉयमेंट हो रहा है या यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसी के रिलेशन में फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के रिलेशन में बात की गई है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ R&D सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटिंग टू क्या, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो एज पर सेक्शन 1313 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज है रिलेटिंग टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर वेयर सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी व्हाट, द इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। ये सारी इन्होंने फार्मा सर्विसेज दे रखी है, जैसे इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, evaluation of efficacy of new chemical and biological entities in animal models, तो ये सारी दे रखी है। सेफ्टी असेसमेंट, स्टेबिलिटी, बायो इक्वलेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, बायो एनालिटिकल स्टडीज। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी इस केस के अंदर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, क्योंकि बेसिकली एंजॉयमेंट, इफेक्टिव यूज और एंजॉयमेंट क्या हो रहा है, रेसिपिएंट उसको यूज करा है विदेश में। So supply of services from a taxable territory is provided as per the terms of contract between service provider located in taxable territory and service recipient located in non-taxable territory, and जो supply of such services fulfills the conditions in the definition of export of service except the condition क्या, कि place of supply से outside India। तो fundamentally ये कह रहे हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जाती है टैक्सेबल टेरिटरी के बाय पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड वेयर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ओवरऑल सर्विस है एयरक्राफ्ट्स की, एयरक्राफ्ट इंजन्स की या अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स की या पार्ट्स की, सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यहाँ भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगी। इसी हिसाब से बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाईज है ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर या ओवरऑल सर्विस, एमआरओ बोल रहे हैं हम, इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप्स एंड अदर वेसल्स, उनके इंजन्स और कंपोनेंट्स, यहाँ भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगी। ठीक है, अब इंटरमीडियरी की बात करें, देखो इंटरमीडियरी में क्या होता है, ये ट्राईपार्टिएट होता है। से ये कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है, ये रेसिपिएंट ऑफ गुड्स है, और इन दो लोगों का मिलन करा रहा है ये ब्रोकर। तो ये बेसिकली क्या है, ही इज नॉट प्रोवाइडिंग मेन सर्विस। मेन सर्विस तो ये जा रही है, माल दिया जा रहा है या सर्विस दी जा रही है इधर से इधर। ठीक है, ट्राईपार्टिएट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इंटरमीडियरी सर्विसेज की पहली प्राइमरी रिक्वायरमेंट है 3 पार्टी होनी चाहिए। 2 डिस्टिंक्ट सप्लाई है, ये मेन सप्लाई है, ये मेन सप्लाई है, और ब्रोकर को जो कमीशन मिल रहा है, ब्रोकर दोनों जगह से भी कमीशन उठा सकता है, तो जो कमीशन मिल रहा है वो फैसिलिटेटिंग या अरेंजिंग मेन सप्लाई के लिए मिल रहा है। ठीक है, तब ये इंटरमीडियरी कहलाया जा रहा है। तो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट सप्लाईज, एक तो हो गई मेन सप्लाई जो बिटवीन 2 प्रिंसिपल्स है, और एक एंसिलरी सप्लाई हो गई दैट इज सप्लाई बाय इंटरमीडियरी विच इज द सर्विस ऑफ फैसिलिटेटिंग या अरेंजिंग द मेन सप्लाई बिटवीन 2 प्रिंसिपल्स। इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर हैव द कैरेक्टर ऑफ एन एजेंट या ब्रोकर या एनी सिमिलर पर्सन, पर वो व्यक्ति शामिल नहीं है इंटरमीडियरी में जो सर्विस सप्लाई कर रहा है अपने ओन अकाउंट पे, या गुड्स सप्लाई कर रहा है अपने ओन अकाउंट पे, या सिक्योरिटीज दे रहा है अपने ओन अकाउंट पे। तो और जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विस है वो इंटरमीडियरी सर्विस नहीं है। अब सपोज कीजिए मिस्टर एक्स है, इसने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर वाई कि मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा, मैं आपको बिल्डिंग बना के दूंगा, तो ये तो मेन सप्लाई हो गई। अब इसने रूफिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, रूफिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मिस्टर सी को, तो जो मिस्टर सी है वो इंटरमीडियरी नहीं है, ये सप्लाई करेगा सर्विस टू एक्स, बनाएगा बिल्डिंग भले से इसके लिए, पर ये सप्लाई करेगा सर्विस टू एक्स। जो ये कॉन्ट्रैक्टिंग है ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का केस हो गया, यानी इसने एक्स ने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, काम करके दिया जा रहा है सी को, सी वाई को काम करके दे रहा है, पर इनवॉइस करेगा एक्स को, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का केस है, ये इन दोनों का मिलन नहीं करा रहा है बेसिकली। तो जैसे अब इलस्ट्रेशन देख लीजिए, तो एक तरह से सब कॉन्ट्रैक्टिंग की जो सर्विस है वो एक इंटरमीडियरी सर्विस नहीं है। तो ए एक मैन्युफैक्चरर है एंड सप्लायर ऑफ मशीन सी, ए इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ मशीन। ए कौन है, मैन्युफैक्चरर सप्लायर ऑफ मशीन। सी जो है
ए तो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, सी ये ए को हेल्प कर रहा है इन सेलिंग मशीन, सेलिंग द मशीन बाय आइडेंटिफाइंग क्लाइंट बी। तो सीधी सी बात है, तो ये एजेंट ही हो गया, ये तो एजेंट हो गया, तो इंटरमीडियरी, इसमें कोई सोचने का विषय ही नहीं है, ठीक है। क्लाइंट बी हु वांट्स टू परचेज दिस मशीन हेल्प्स इन फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मशीन बाय ए टू बी। सी चार्जेस ए फॉर हिज सर्विसेज of locating B, helping in finalizing the sale of machine between A and B. C invoices A and is paid by A for the same. A और B तो मेन सप्लाई में इन्वॉल्व है, A और B तो मेन सप्लाई में इन्वॉल्व है, C फैसिलिटेट कर रहा है, उस बेसिकली C इंटरमीडियरी है। अब यहां पे देखो दूसरा केस, A इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, A कौन है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है एज पर रिक्वायरमेंट, द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ए कॉन्ट्रैक्ट करती है बी पे, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है विद बी फॉर प्रोवाइडिंग सम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, बी के लिए काम करेगा। ए ने आउटसोर्स कर दिया वर्क, ए ने आउटसोर्स कर दिया वर्क डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर मॉड्यूल टू सी। अब सी ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, ये सीधी सी बात है, सब कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सी सप्लाई करेगा अपनी मेन सप्लाई, ठीक है। C is providing main supply of service of design and development of software to A. C किसको सर्विस दे रहा है, A को दे रहा है, is not a intermediary। अब जैसे एक और है, कंपनी P located outside India है, requires to process insurance claim of its clients in respect of insurance service being provided by P। P क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मेरे क्लाइंट्स हैं, इनके जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं उसको आप क्या है, प्रोसेस करो, ठीक है। क्यू के पास ये जाता है, क्यू करता है फॉर अरेंजिंग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस फ्रॉम अदर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो क्यू कॉन्ट्रैक्ट आर, आर से ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्यू कॉन्ट्रैक्ट आर, ठीक है, हु इज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सच इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग सर्विस एंड अरेंजेस सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग बाय आर टू पी। अब आर टू बी का तो ये इंटरमीडियरी हो जाएगा, क्यू कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो है क्यू क्या है, इट्स मियरली अरेंजिंग या फैसिलिटेटिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन पी एंड आर, तो बट नेचुरल क्यू क्या हो जाएगा, इंटरमीडियरी हो जाएगा। एक और देखिए, ए इज अ मैन्युफैक्चरर, ए इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड इन यूएसए, सप्लाइज गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। As a part of supply, A is required to provide customer care service to customer to address their queries and complaints related to the supply of computers. A ने आउटसोर्स कर दिया काम किसको, बीपीओ फर्म को, बी को। तो बीपीओ फर्म बी कभी भी इंटरमीडियरी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही क्या करेगी, मेन सप्लाई करेगी, मेन सप्लाई करेगी। बी इज इन्वॉल्व इन से मेन सप्लाई ऑफ क्या, कस्टमर केयर सर्विस टू ए, किसको बिल करेगा, ए को करेगा, बी कोई इंटरमीडियरी नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन इंटरमीडियरी के रिलेशन में था, दो व्यक्तियों का मिलन कराए वो इंटरमीडियरी, पर जो खुद ही अपनी सर्विस ओन अकाउंट में प्रोवाइड करे वो काहे का इंटरमीडियरी, वो कोई इंटरमीडियरी नहीं है। फिर आती है बात हमारे पास क्या, ऑनलाइन सेक्शन 14 की बात चल रही है। सेक्शन 14 ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज है, यानी ये सर्विसेज क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से प्रोवाइड की जा रही है विदाउट या तो ह्यूमन इंटरवेंशन, कोई है नहीं इसमें, या मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन है, या फिर क्या है, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये जो OIDR सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो OIDR सर्विसेज दे रहे हैं, यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई अपन देख ही चुके, ये क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगी। जैसे आपके ऑनलाइन क्या हो गई, ये हो गई आपकी ई बुक्स,
ई मूवीज, कंप्यूटर से ही ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, तो ये OIDR सर्विस की एम्बिट में आ रहा है। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस मींस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस मींस सर्विस whose delivery is mediated by information technology, जिसकी delivery is what? Mediated by information technology over the internet or electronic network, and the nature of which renders supply essentially automated चलेगी, involving minimal human intervention and impossible to ensure in absence of information technology. Impossible to ensure, say, in absence of information technology, and includes क्या? इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, जैसे एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट है, क्लाउड सर्विसेज हो गई, ई बुक्स हो गई, मूवी हो गई, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल्स थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट हो गया, डिजिटल डेटा स्टोरेज हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया। ये सब क्या है? OIDR सर्विस हो गई, जैसे वेबसाइट सप्लाई, वेबसाइट होस्टिंग, डिस्टेंस मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम्स एंड इक्विपमेंट, सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अपडेटिंग, सप्लाई ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग अवेलेबल यूज ऑफ डेटाबेसेस, सप्लाई ऑफ म्यूजिक, फिल्म, गेम्स इंक्लूडिंग गेम्स ऑफ चांस एंड गैम्बलिंग, गेम्स एंड ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक एंड एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्ट एक्सेट्रा। ये सब सप्लाई ऑफ डिस्टेंस टीचिंग, ये सब चाहे चीज़ें क्या है? OIDR सर्विस हो गया। तो अब देखो, जब बात आती है OIDR सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? प्लेस ऑफ सप्लाई होती है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है। और ये जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है, ही विल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये इंडिया में लोकेटेड माना जाएगा अगर वो 7 में से कोई भी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन फुलफिल करता है। 7 में से अगर वो कोई भी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन वो फुलफिल कर देता है तो कहां लोकेटेड माना जाएगा? वो इंडिया में लोकेटेड माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली कंडीशन क्या है? जो मैं OIDR सर्विसेज ले रहा हूं उसमें जो मैंने एड्रेस दिया है वो क्या है? टैक्सेबल टेरिटरी का है। द लोकेशन ऑफ एड्रेस प्रेजेंटेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ एड्रेस जो मैं बता रहा हूं प्रेजेंटेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस थ्रू इंटरनेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी। मैंने जो एड्रेस लिखा है, ठीक है, जिस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर कार्ड, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड, अदर कार्ड, जो कार्ड के माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूं वो कहां का होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी का होना चाहिए। जैसे मैंने सपोज कीजिए एडोब इनडिजाइन से कोई सॉफ्टवेयर लिया है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ही चल रहा है सारा मामला, तो उस केस के अंदर वो OIDR सर्विस के एम्बिट में आ रहा है। क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट, नीचे आएगा बैंक अकाउंट का जिक्र, जिससे मैं पेमेंट कर रहा हूं इंडिया का है, तो ये हो गई। बिलिंग एड्रेस जो मैंने दे रखा है, बिलिंग एड्रेस, ठीक है, एक तो जो मैंने एड्रेस दिया है अपने इंटरनेट में, वो एक बिलिंग एड्रेस जो है वो मेरा टैक्सेबल टेरिटरी में है। IP एड्रेस जिससे मैंने वो ऑर्डर प्लेस किया, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जिस कंप्यूटर से या जिस मोबाइल से मैंने उस सॉफ्टवेयर को लेने का ऑर्डर प्लेस किया है ऑनलाइन जो मिल रहा है, वो क्या है? IP एड्रेस जो है उस डिवाइस का टैक्सेबल टेरिटरी का है। जो बैंक है मेरा, बैंक ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जिससे मैं पेमेंट कर रहा हूं, वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। कंट्री कोड ऑफ सिम कार्ड, सिम कार्ड का जो कंट्री कोड जैसे 91 है वो यूज बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, वो टैक्सेबल टेरिटरी में है। या जो फिक्स्ड लैंडलाइन है जिससे वो सर्विस में रिसीव कर रहा हूं, वो क्या है? टैक्सेबल टेरिटरी में। तो ये 7 में से 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन फुलफिल करते ही क्या हो जाएगा? मैं टैक्सेबल टेरिटरी में माना जाऊंगा। अब देखिए आप, OIDR सर्विसेज जो हैं, अगर सर्विस सप्लायर कहां पे है? सर्विस सप्लायर है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। सर्विस सप्लायर कहां पे है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। ये है सर्विस रेसिपिएंट। ये है अगर बिजनेस यूजर, बिजनेस यूजर है
तो ये तो रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है, और ये है टैक्सेबल टेरिटरी में, ये है टैक्सेबल टेरिटरी में। प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहां हो गई, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस की एम्बिट में आ रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की एम्बिट में तो आ ही रहा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहां लगेगा, यहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी देना है, यहां पे रेसिपिएंट को जीएसटी देना है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर सर्विस सप्लायर तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, ये नॉन बिजनेस यूजर को दिया गया है। सर्विस किसको दी गई है? नॉन बिजनेस यूजर को, एग्जाम नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, इसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, नॉन बिजनेस यूजर है। तो बेसिकली यहां क्या है, यहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यहां सप्लायर को ओआईडीआर सर्विस को, सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विस को पे करना है जीएसटी। ये चीज सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दे रखी है। ये चीज क्या है? सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में दे रखी है। देखिए सेक्शन 14 की बात, सेक्शन 14 क्या है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज। स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर ऑफ से OIDR services. So this section basically is applicable in case of supplier of say online information database access retrieval service by any person located in non-taxable territory and it is received by non-taxable online recipient. Basically non-taxable online recipient क्या हो गया? गवर्नमेंट हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, गवर्नमेंटल अथॉरिटी हो गई, इंडिविजुअल हो गया, या कोई भी पर्सन हो गया जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, यानी नॉन रजिस्टर्ड है, और वो क्या है? बिजनेस यूजर नहीं है, नॉट अ बिजनेस यूजर, ठीक है। रिसीविंग OIDR सर्विसेज इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन कॉमर्स और बिजनेस, अदर देन कॉमर्स या बिजनेस। ये NTOR कहां लोकेटेड है? NTOR टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड, तभी तो टैक्सेबिलिटी की बात अराइज हो रही है। तो अगर OIDR सर्विस सप्लायर ने किसको सप्लाई की है, ये सर्विसेज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को दी है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? जो सप्लायर है इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी। यदि इंटरमीडियरी है, यदि इंटरमीडियरी है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड ही अरेंजेस या फैसिलिटेट्स सप्लाई ऑफ सच सर्विस टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, कौन अरेंज कर रहा है? इंटरमीडियरी अरेंज कर रहा है। तो उस केस के अंदर क्या होएगा? उस केस के अंदर इंटरमीडियरी वुड बी डीम्ड टू बी सप्लायर ऑफ सेड सर्विस। इंटरमीडियरी क्या माना जाएगा? सप्लायर ऑफ सेड सर्विस माना जाएगा व्हेन द एक्सेप्ट व्हेन द इंटरमीडियरी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। इन केसेस में नहीं माना जाएगा, यानी इंटरमीडियरी को लायबल बना देंगे सप्लायर मानते हुए, परंतु यहां नहीं माना जाएगा इंटरमीडियरी। यहां तो जो OIDR सर्विस सप्लायर, जो मेन सप्लायर, वही माना जाएगा। वो कौन है? द इनवॉइस या जो कस्टमर बिल है या रिसिप्ट है इशूड और मेड अवेलेबल बाय सच इंटरमीडियरी टेकिंग पार्ट इन सप्लाई क्लियरली आइडेंटिफाइज द सर्विस इन क्वेश्चन एंड इट्स सप्लायर। तो ये बोला ये तो सर्विस है, ये सप्लायर है, ठीक है, ये क्लियरली उसमें इनवॉइस में लिखा गया हो, ठीक है। इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन सप्लाई डज नॉट ऑथराइज चार्ज, खुद नहीं चार्ज कर रहा कस्टमर से, ठीक है, वो कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा है। डायरेक्टली कस्टमर किसको देगा? OIDR सर्विस सप्लायर को देगा। डायरेक्टली कस्टमर किसको देगा? OIDR सर्विस सप्लायर को। द इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन सप्लाई डज नॉट ऑथराइज द डिलीवरी, इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन सप्लाई डज नॉट ऑथराइज द डिलीवरी एंड द जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस and the general terms and conditions of supply are not set by intermediary involved in what? The supply। पर ये बेसिकली वो एजेंट है ही नहीं इस केस में, वो मतलब मेन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो तो दो लोगों को मिलन कराने का काम कर रहा है, तब वो इंटरमीडियरी है, तब उसको सर्विस सप्लायर नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो OIDR सर्विसेज हैं, जब अपन बात करते हैं सेक्शन 14 की, उसमें OIDR सर्विस सप्लायर को बेसिकली क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है।
और अगर वो यहाँ नहीं है, उसकी कोई भी आदमी नहीं है, तो उसको क्या है, बेसिकली जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, जो पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है और इंटीग्रेटेड टैक्स पे करना है। और अगर उसका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कोई उसकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसको इंडिया में किसी एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सब वेबसाइट के माध्यम से काम चल रहा है, जो कि वो विदेश में बैठे हुए हैं। तो उसको इंडिया में किसी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये एक OIDR का एडिशनल पॉइंट हो गया। पहली बात प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है। OIDR सर्विस सप्लायर विदेश में बैठे हुए हैं, किसने ली सर्विस, बिजनेस यूजर ने ली, RCM में टैक्स देना पड़ेगा। किसने ली सर्विस, नॉन बिजनेस यूजर ने ली, OIDR सर्विस सप्लायर को टैक्स देना है। उसके अंदर अगर यहाँ पे उसको या तो किसी पर्सन को अपॉइंट करना है, या उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस है, या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, वो रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स का पेमेंट करेंगे। तो ये अभी अपन ने सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 जो मेन सेक्शंस थे IGST एक्ट के, वो अभी डिस्कस किए हैं। कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे अपन एग्जाम में जो आए हुए हैं।